आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी आर्टिकल को सॉल्व करने के लिए हमें हेडिंग की सहायता से चित्र बनाना चाहिए। तो हेडिंग को पहले समझते हैं और चित्र बनाते हैं, और चित्र की सहायता से बाकी चीज़ें हो जाती हैं। पहला कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव बना लेना चाहिए। चलिए एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जैसा कि हमने चित्र में बना दिया। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई कितनी है 2L है। माना इस पर आवेश कितना है Q है, यानी इस साइड में प्लस Q है, इस साइड में माइनस Q है। माना द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो O है, ठीक है। तो इसकी अर्ध लंबाई कितनी हो जाएगी L, इस लंबाई की भी बात करें तो कितनी हो जाएगी L। ये हमने कहाँ से बनाया, जो कहा गया वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। उसके आगे बढ़ते कि निरक्षीय स्थिति में। अब निरक्षीय स्थिति क्या होती है हमें समझना पड़ेगा। निरक्षीय क्या होता है? अक्षीय स्थिति हमने बताया था कि इसी के सीधे में, और निरक्षीय का मतलब होता है कि इस पर एक लंबवत रेखा खींची गई हो तो उसे निरक्षीय रेखा बोलेंगे, और उस पर कोई बिंदु ले लिया जाए तो उसे निरक्षीय स्थिति कहेंगे। तो इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P हम मान लेते हैं। यही हमारी निरक्षीय स्थिति हुई, क्योंकि इस पर एक लंबवत रेखा हमने खींचा ना, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस हेडिंग की सहायता से हमने इतना प्राप्त कर लिया। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, हमने बताया था कि अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है और कई सारे आवेश होते हैं तो सभी आवेशों के कारण अलग अलग हम ज्ञात करते हैं। यानी एक बार इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, एक बार इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जब इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था 1/4πε0 × Q/r²। r मतलब क्या होता है दूरी। तो ये दूरी अभी हमको नहीं पता है, ये दूरी हमें नहीं पता, तो इसका मतलब इसको हमें मिला देना चाहिए और उस दूरी को हमें ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये भी हमने मिला दिया, ठीक है। तो हम थ्योरी ना लेकर के सीधे सीधे हम, अच्छा पिछले क्लास में हमने शायद डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स देना आपको भूल गया था। मैं एक तरीका सोच रहा हूँ कि वीडियो के लास्ट में मैं नोट्स दे दूंगा, आप 1 मिनट का रहेगा, उससे क्या करेंगे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पूरा का पूरा आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जितना यहाँ इस पर पढ़ा रहा हूँ इसका भी फ़ोटो खींचकर मैं उस पर लगा दूंगा, और साथ ही साथ हमारे पास जो अलग नोट एक है उसको भी मैं लगा दूंगा। इन दोनों की सहायता से आप क्या करेंगे, उस अपने नोट्स को बनाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कुछ लोग को दिक्कत भी होती है देखने में, और कभी कभी हमसे भी छूट जाता है, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं एकदम से। अभी तो प्रोफेशनल हुए नहीं है कि मतलब यूट्यूब पर ही हमें क्लास लेना है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्लास ले रहे हैं, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में ना देकर लास्ट में वीडियो के अंत में एकदम से हम दे देंगे, उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो थ्योरी यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लाइनिंग कर दे रहे हैं हम। अब ये दूरी हमको चाहिए तो हम कह सकते हैं चित्रानुसार त्रिभुज AOP में, कौन से त्रिभुज में, AOP में, ये त्रिभुज हम देख रहे हैं क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं ना, यानी AP बराबर कितना होगा हमारा, AP बराबर होगा √OA² + OP²। पाइथागोरस का प्रमेय तो जानते हैं, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी √OA का स्क्वायर कितना है, OA का मतलब L है, L² + R², ये AP का मान हो गया। और सेम यही PB का मान या BP का मान भी होगा। तो AP बराबर BP बराबर √L² + R² हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने दूरी क्यों निकाला, क्योंकि हमें इस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी बाद में, इसलिए हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम कहेंगे +Q आवेश के कारण
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम मान लेते हैं E1। E1 इक्वल टू क्या सूत्र लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू Q/R²। हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है 1/4πε0 इंटू Q/R², R मतलब दूरी का स्क्वायर। तो इस चित्र में हमें दिख रहा दूरी कितना है, AP है, यानी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर √R² प्लस L²। तो उसका स्क्वायर करना है, तो अगर अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो R² प्लस L²। कोई दिक्कत, ये हम समीकरण 1 मान का छोड़ दे रहे हैं यहीं पर। ठीक है, अब इसकी दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए ये हमारा क्या है, धन प्लस आवेश है, यहाँ पर क्या हमारा रखा जाएगा, धन परीक्षण आवेश रखा जाएगा। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसका मतलब ये क्या करेगा, इसे प्रतिकर्षित करेगा। तो इस चित्र को हम लाइन को ऐसे खींचते रहे, P यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा यानी धक्का देगा, ये हमारा क्या हो गया, E1 की दिशा हो गई। ठीक है, हो सकता है आप लोग को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो, तो इसलिए हम चित्र को थोड़ा नीचे और कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए E1 की दिशा हो गई। इसी प्रकार से कहेंगे -Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये -Q आवेश है ना, इसके कारण यहाँ पर ज्ञात करना चाहते हैं, तो E2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप पहले इसको निकालना चाहें पहले इसके निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/4πε0 इंटू Q/R² मतलब दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, देखिए हमने BP बराबर निकाला था, यहाँ पर लिख सकते हैं √R² प्लस L²। तो यानी उसका अंडर रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी दिशा की हमें आवश्यकता है, तो ये हमारा माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो माइनस इस प्लस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी E2 की दिशा इधर की तरफ हो गई, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने पिछले भी आर्टिकल में बताया था कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कई सारे आवेश है तो सबके कारण अलग अलग ज्ञात कर लीजिए, इसके बाद उसी बिंदु पर परिणामी ज्ञात कीजिए। तो किसी भी बिंदु पर परिणामी ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं दो वेक्टर जो होते हैं उनकी दिशा क्या होती है। हमने पिछले दिन एक सूत्र भी लिखा था कि अगर विपरीत दिशा में होते तो घटा लेते हैं, एक ही दिशा में होते हैं तो जोड़ लेते हैं। E1 और E2 की अगर यहाँ पर बात करना तो एक ही दिशा में ना ही विपरीत दिशा में है, तो क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हमें घटक करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, घटक करना पड़ेगा। मान लेते कोण थीटा यहाँ पर है, कोण थीटा यहाँ पर है, इस E1 का घटक करेंगे तो एक घटक इधर बनेगा और एक सीधी लाइन होनी चाहिए, एक घटक इधर बनेगा। E2 का अगर घटक करेंगे तो एक घटक इधर बनेगा और एक घटक इधर की तरफ बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, लंबवत घटक किया जाता है। अब ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा, ये क्यों, संगत कोण है। ये अगर हमारा थीटा है तो ये भी हमारा क्या बनेगा, थीटा, एकांतर कोण, क्योंकि जब जो दो समांतर लाइनें होती हैं इसे काटते हैं तो ये कोण बराबर होता है और ये कोण इसके भी बराबर होता है, तो इसलिए ये कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, अब E1 का घटक करते हैं तो ध्यान रखिएगा, घटक करते वक्त जिस भुजा में थीटा लगा होता है वहाँ पर कास लग जाता है, तो E1 कास थीटा हम लिख सकते हैं इसका घटक, और ये लिख सकते हैं E1 साइन थीटा। इस E2 की बात करें तो ये E2 का हो जाएगा E2 कास थीटा और यहाँ पर हो जाएगा E2 साइन थीटा। ये मैंने घटक कर लिया इसका। ठीक है, आप इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस इसी चित्र पे कीजिएगा। जब आपको चित्र समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालना चाहेंगे तो हम देखेंगे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या है, विपरीत दिशा में है, विपरीत है कि नहीं। और जब विपरीत दिशा में तो क्या होंगे, ये घट जाएंगे। और E1 कास थीटा E2 कास थीटा क्या है, एक ही दिशा में है, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम पहली बात यहाँ पर लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि E1 बराबर E2। समीकरण 1 और समीकरण 2 देकर देख रहे हैं आप लोग, तो E1 और E2 दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो ये हमने लिख दिया। अब हम कह सकते हैं E1 साइन थीटा
व E2 साइन थीटा, मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग नोट्स रहेगा। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या होते हैं, परस्पर जुड़ जाते हैं। इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हम जोड़ देंगे किसको, E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा को नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे, तो उनकी कोई आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें दिख रहा E1 बराबर E2, तो अगर दोनों बराबर दिखा सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा, अगर इस E2 के स्थान पर E1 लिख दें तो। ठीक है, 2 इंटू E1 का मान रखिए, E1 का मान रख देते हैं 1/4πε0 इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चित्र में आप लोग देख सकते हैं, चित्र में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। थीटा यहाँ पर आधार क्या है, L है, बटे कर्ण क्या है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये मान यहाँ पर रख देते हैं, L बटे √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसे लिख सकते हो 1/4πε0 इंटू 2QL बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर में 3/2। एक चीज़ याद रखिएगा, यक्स √x का मतलब होता है x के पावर 3/2। जिनको मैथ आता होगा थोड़ा बहुत तो ज़रूर कर लीजिए, समझ में आ जाएगा उन्हें। जब कोई भी राशि एक बार √ के अंदर होता है, एक बार √ के बाहर होता है, तो क्या करना चाहिए, घात में 3/2 हो जाता है, या घात में 3/2 है तो इसका मतलब उसे एक बार √ के अंदर लिख सकते हैं, एक बार √ के बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास हो गया। अब हम कंडीशन एक लगा लेते हैं, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एक कंडीशन लगा रहे हैं, यदि L इज लेस देन R तो L स्क्वायर इज मोर लेस देन R स्क्वायर। इसलिए L स्क्वायर को छोड़ने पर L स्क्वायर को छोड़ दीजिए, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2QL को हम P लिख सकते हैं ना, तो P लिख देते हैं, बटे L स्क्वायर को छोड़ेंगे तो बनेगा क्या, R स्क्वायर के पावर कितना, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी E इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 इंटू P/R³। यही हमें सॉल्व करना था। आप लोगों ने देखा होगा पिछले में 2P/R³ आया था अच्छी स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में क्या रहा, P/R³ आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से आपको फिर से समझा दे रहा हूँ पूरा आर्टिकल, चित्र को एक बार फिर मेनली, क्योंकि चित्र ही सब कुछ है इसमें। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है, इसका मध्यबिंदु O है। मध्यबिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, इस बिंदु P को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी है। एक बार हम याद करेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आएगा हमारे पास 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। R मतलब दूरी का स्क्वायर, तो ये दूरी हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी दिशा भी निकालेंगे, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इधर चला जाएगा। इसके कारण निकालेंगे तो हमारा E2 आ जाएगा, इसकी दिशा इधर हो जाएगी। अब E1 और E2 दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में, हमने कहा था जब विपरीत होते हैं तो घटा लेते हैं, एक ही दिशा में होते हैं तो जोड़ लेते हैं, किसी अन्य दिशा में होते हैं तो क्या करते हैं, घटक कर लेते हैं। तो इस E1 और E2 का क्या हम करेंगे, यहाँ पर घटक करेंगे। जब घटक करेंगे तो E1 cos थीटा इधर, E1 sin थीटा इधर चला जाएगा। इसी प्रकार से E2 का जब घटक करेंगे तो E2 cos थीटा इधर हो जाएगा, E2 sin थीटा इधर हो जाएगा। अब E1 sin थीटा E2 sin थीटा विपरीत दिशा में है तो घटेंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ 1 और 2 से देख रहे हैं E1 और E2 क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी बराबर हैं। और अगर दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और E1 cos थीटा E2 cos थीटा क्या एक ही दिशा में है, इसलिए जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसके बाद हमने थोड़ा सॉल्व किया, E2 के स्थान पर E1 लिखा तो 2E1 cos थीटा हो गया, E1 का मान उठाकर यहाँ से रख दिया और cos थीटा का मान चित्र से उठाकर रख दिया। ठीक है, और एक कंडीशन लगाया, हमें ये सॉल्व करने पर प्राप्त हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आता रहता अक्सर, तो इसे ज़रूर आप लोग नोट बना लीजिएगा। मैं आपको नोट बाद में दे रहा हूँ, इसी वीडियो के लास्ट में एकदम आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही केवल।
बाकी अगला हेडिंग अगले क्लास में पढ़ते हैं हम लोग।